This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आज तक आपने बड़े बड़े क्राइम केसेस सुने होंगे और किसी अपराधी को अदालतों में जज द्वारा सजा दिए जाने की बातें भी सुनी होंगी और देखी भी होंगी। लेकिन क्या हो अगर कटघरे में मुजरिम के तौर पर कोई और नहीं बल्कि एक जज खड़ा हो, और वो भी किसी छोटे मोटे जुर्म के लिए नहीं बल्कि मर्डर के इल्जाम में। जी हाँ, ऐसा हुआ है, और वो भी अपने देश भारत में, जहाँ एक सीनियर मोस्ट जज को उसके जघन्य कांड के लिए फांसी तक की सजा दे दी गई। किसी भी जज को फांसी दिए जाने की ये एक ऐसी अकेली घटना है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज की हमारी कहानी है आसाम से। 70 के दशक में यहाँ एक जज थे, उपेंद्र नाथ राजखोवा। जज के रूप में अपने कैरियर में असम के अलग अलग हिस्सों में इनकी पोस्टिंग होती रही। इनके परिवार में इनकी पत्नी पुतली राजखोवा, बड़ी बेटी निर्मला उर्फ लीनू, मझली बेटी जोनाली उर्फ लूना और सबसे छोटी बेटी रूपाली उर्फ रूपलेखा थे। उपेंद्र नाथ का गुवाहाटी में अपना घर था। अब क्योंकि उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती थी और उनकी बेटियां अभी पढ़ाई कर रही थी, तो उनकी पत्नी और बेटियां यहाँ गुवाहाटी में ही रहती थीं, जहां उपेंद्र के साले यानी उनकी पत्नी के भाई बरदा शर्मा भी रहते थे, जो डीआईजी पोस्ट पर थे। उपेंद्र के एब्सेंस में वो ही पूरे परिवार का ख्याल रखते थे। अपने लंबे कैरियर के बाद 1970 में उपेंद्र नाथ को रिटायर होना था। उससे एक साल पहले उनकी पोस्टिंग असम के डुबरी नाम के शहर में हो गई। उस वक्त भी बेटियों की पढ़ाई चल रही थी। बड़ी बेटी का कॉलेज का फाइनल ईयर था और दोनों छोटी बेटियां स्कूल में थी, इसीलिए पूरा परिवार अभी गुवाहाटी में ही था। यही कारण था कि अपनी जॉब के आखिरी पोस्टिंग पर भी उपेंद्र अकेले ही डुबरी पहुंचे थे। यहाँ वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में पोस्टेड हुए थे। शुरू के कुछ दिनों तक एक सर्किट हाउस में रहने के बाद उन्हें एक सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया। अपने जॉब का ये आखिरी साल उन्होंने उसी बंगले में बिताया। 2 फरवरी 1970 को उपेंद्र नाथ राजखोवा का रिटायरमेंट डे था और इसी समय पूरे राज्य में सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी का फेस्टिवल भी चल रहा था। ये त्योहार असम के साथ साथ बंगाल, उड़ीसा और बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कई दिनों तक इसका सेलिब्रेशन चलता है और इस समय स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां भी होती हैं। तो राजखोवा परिवार के लिए ये डबल सेलिब्रेशन का समय था। इसीलिए उपेंद्र नाथ ने जनवरी के एंड में ही पूरे परिवार को डुबरी बुला लिया। 2 फरवरी को उनके रिटायरमेंट का फंक्शन हुआ। पूरे परिवार में पार्टी होती है, सभी साथ घूमते भी हैं। पर छोटी बेटियों के मार्च में एग्जाम थे, उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, तो इसीलिए दोनों छोटी बेटियां फंक्शन के बाद वापस गुवाहाटी लौट जाती हैं। 1970 तक बड़ी बेटी निर्मला का कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ यहीं डुबरी में रुक जाती है। कुछ दिन बीते। गुवाहाटी में उपेंद्र नाथ के 2 मकान थे, जिसमें से एक में उनके परिवार रहता था और दूसरा उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। इसी टाइम पीरियड में उन्होंने अपने किराएदार को भी घर खाली करने को कह दिया कि वो जल्दी ही रिटायरमेंट के बाद वहां शिफ्ट होने वाले हैं और उन्हें घर खाली चाहिए। 5 फरवरी को जज साहब ने बंगले के मालिक को बुलाकर एक छोटे से पेड़ को काटने को कहा। ये पेड़ बंगले के एक बाथरूम के पीछे था। माली ने पेड़ को काटा, पर जज उपेंद्र ने उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर वहां बड़ा सा गड्ढा करने को कहा। उन्होंने कहा कि वो बिहार से कुछ नए किस्म के फूलों के पौधे मंगवा रहे हैं और यहाँ वही पौधा लगाना चाहते हैं। माली ने वैसा ही किया और वहाँ से पेड़ को हटाकर एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया। अगले दिन जज साहब कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी ने जब उस गड्ढे को देखा तो उन्होंने माली से कहकर उस गड्ढे को भरवा दिया। पर जब जज साहब वापस आए तो उस भरे हुए गड्ढे को देखकर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने माली को बुलाया और फिर से उस गड्ढे को खाली करवा दिया। अब इस खींचतान को देखकर वो माली भी परेशान था, पर जज साहब का हुक्म था तो उसने फिर से उस गड्ढे को खाली कर दिया। इसके 2 दिनों बाद जज उपेंद्र ने एक बार फिर से माली को बुलाया और इस बार किचन के पीछे के एक छोटे से पेड़ को उसी तरह से काटने और वहाँ पर भी एक बड़ा सा गड्ढा कर देने को कहा। अब इस बार माली ने पूछ लिया कि आप क्यों एक एक करके ये हरे भरे पेड़ कटवा रहे हैं। तो जज साहब ने कहा
कि मैं कूच बिहार से फूलों वाले कुछ स्पेशल विदेशी प्लांट मंगवा रहा हूँ, वो पौधे ही यहाँ लगाने हैं। उनका कहना था कि वो तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ बाद में जो भी रहने आएगा उसके लिए मेरी तरफ से ये एक यादगार तोहफा होगा। माली ये सुनकर चुप हो गया और वैसे भी जज साहब का ऑर्डर था। उनके कहने पर उसने अब किचन के पीछे भी उस पेड़ को काट कर वहाँ एक बड़ा गड्ढा कर दिया गया। यानी अब उस बंगले के लॉन में 2 बड़े गड्ढे हो चुके थे जो यूं ही खुले हुए थे। 10 फरवरी 1970 का दिन था। उपेंद्र नाथ की रिटायरमेंट के बाद 1-1.5 हफ्ता बीत चुका था। 10 फरवरी को जज साहब अपनी पत्नी और बड़ी बेटी निर्मला के साथ घूमने निकले। हर तरफ बसंत पंचमी की धूम थी और शहर में मेला भी लगा हुआ था। जज साहब ने सभी नौकरों को पूजा के लिए छुट्टी दे दी थी। रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब ये लोग वापस लौटे। खाना खाने के बाद ठंड के मौसम में बाहर आग जलाकर सब वहीं बैठते हैं। 2-3 घंटे के बाद रात 10:30 बजे के करीब ये तीनों उठकर सोने चले जाते हैं। यही वो वक्त था जब आखिरी बार चौकीदार ने तीनों को एक साथ देखा था। अगले दिन 11 फरवरी को जब सभी नौकर वापस काम पर आते हैं तो बंगले में सिर्फ जज साहब ही थे। नौकरों के पूछने पर जज साहब ने कहा कि एक जरूरी काम के चलते मेम साहब और उनकी बेटी को वापस गुवाहाटी जाना पड़ा, इसीलिए देर रात वो वापस चली गई। ये सुनने के बाद नौकर अपने अपने काम में लग गए। इसी दौरान एक नौकर ने देखा कि बाथरूम के पीछे जो गड्ढा खुला हुआ था उसे बंद किया जा चुका है, पर उसमें तो जज साहब ने फूलों वाला नया पौधा लगाना था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चौंक गया कि 10 फरवरी को तो ये गड्ढा खुला हुआ था और सभी नौकर छुट्टी पर थे, तो आखिर ये काम किसने किया होगा। अभी वो कुछ सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि बाथरूम के नाले से लाल रंग का पानी बाहर आ रहा। वो अंदर बाथरूम तक गया तो उसने देखा कि जज साहब वहाँ कपड़े धो रहे थे। अपना कुर्ता पजामा, एक लाल रंग की चद्दर और तकिए के कवर। उसे लगा कि वो लाल रंग शायद उसी चादर का है, पर हैरानी इस बात की थी कि इतने नौकरों के होते हुए जज साहब खुद कपड़े क्यों धो रहे थे। वो 1-1.5 साल से यहाँ थे और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने जज साहब से कहा भी कि वो कपड़े धो देगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वो खुद ही कपड़े धोते रहे। बात आई गई हो गई। जज साहब फिर से बंगले में अकेले थे। 12 और 13 फरवरी का दिन बीत गया। 14 फरवरी को उपेंद्र नाथ ने गुवाहाटी में अपने साले को फोन करके कहा कि वो उनकी दोनों छोटी बेटियों को डुबरी भिजवा दे, क्योंकि यहाँ से पूरी फैमिली दार्जिलिंग घूमने जाने वाली है। अब बरदा शर्मा, जो काफी समय से पूरे परिवार की देखभाल कर रहे थे, वो उपेंद्र नाथ की ये बात सुनकर चौंक उठते हैं, क्योंकि मार्च में दोनों लड़कियों के एग्जाम थे। ऐसे समय में घूमने जाने का प्रोग्राम बहुत ही अजीब था। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई की बात की, लेकिन उपेंद्र नाथ उन्हें डुबरी भेजने की बात पर अड़े हुए थे। जब बरदा शर्मा ने अपनी बहन यानी उपेंद्र की पत्नी से बात करवाने को कहा, तो जज साहब ने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी के डुबरी से बाहर होने की बात कही कि वो शहर से बाहर है, जब वापस आएंगी तब बात करवाएंगे। बरदा शर्मा हैरान तो थे, पर वो क्या करते। उपेंद्र नाथ आखिर लड़कियों के पिता थे, वो उन्हें मना कैसे करते। जज साहब के जिद करने पर उन्होंने दोनों लड़कियों को डुबरी भेजने का इंतजाम कर दिया। 20 फरवरी को दोनों बस से डुबरी पहुंच गई। जज साहब खुद सरकारी गाड़ी में उन्हें लेने बस अड्डे पहुंचे थे। डुबरी पहुंचकर वो बंगले में ही अपने पिता के साथ थी। 25 फरवरी को आखिरी बार घर के नौकरों ने उन्हें उपेंद्र नाथ के साथ दोपहर में देखा था। रात के खाने के बाद सारा काम निपटाकर नौकर अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में चले गए। 26 फरवरी को जब नौकर वापस काम पर आए तो जज उपेंद्र नाथ बंगले में अकेले थे। वहाँ उनकी बेटियां नहीं थी। पूछने पर जज साहब ने कहा कि एक बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए मेरी पत्नी और बड़ी बेटी कोकड़ा झाड़ में हैं। दोनों छोटी बेटियां भी वहीं उनके पास चली गई हैं। 2-4 दिनों में मैं भी वहीं चला जाऊंगा। अब नौकर फिर चुप हो गए। उनके लिए थोड़ा सा अजीब था, पर इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि इस बार लॉन में किचन के पीछे वाला गड्ढा भी भरकर बंद किया जा चुका था, लेकिन दोनों ही गड्ढों में कोई भी नया पौधा नहीं लगा था, जैसा कि जज साहब ने कहा था। लेकिन भला नौकर क्या कह सकते थे। कुछ दिनों बाद नौकर इस बात पर भी हैरान थे कि जो जज साहब 2-3 दिनों में ही फैमिली के पास जाने वाले थे, वो कहीं नहीं गए। फरवरी के बाद पूरा मार्च का महीना खत्म हो गया और अप्रैल का महीना शुरू हो गया, लेकिन तब तक जज साहब बंगले से नहीं गए, ना ही उनके परिवार में से कोई शख्स वापस आया। जब भी उनसे फैमिली के बारे में पूछा जाता तो वो परिवार के अलग अलग जगह पर होने की बात कहते। कभी कहते कि सभी लोग दिल्ली में हैं, कभी कहते कि दार्जिलिंग घूमने के लिए गए हुए हैं। इस बीच उनके साले बरदा शर्मा ने भी उन्हें फोन पर कई बार अपनी बहन और भांजियों से बात कराने को कहा, तो हर बार उपेंद्र नाथ कोई बहाना बना देते। कभी कहते कि सब लोग दिल्ली में हैं,
कभी कहते कि सब लोग दार्जिलिंग घूमने गए हुए हैं। अब उन दिनों मोबाइल तो हुआ नहीं करता था, लैंडलाइन भी हर जगह मौजूद नहीं होते थे, इसीलिए बरदा शर्मा जज साहब की ही बात को मान रहे थे। उन्हें अपनी भांजियों की पढ़ाई की भी चिंता थी और फरवरी में गुवाहाटी से जाने के बाद उनका अपनी बहन और भांजियों से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो परेशान तो थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये टाइम यूं ही बीत रहा था। 15 अप्रैल 1970 को जज उपेंद्र नाथ ने वो सरकारी बंगला खाली कर दिया और उस वक्त भी वो बिल्कुल अकेले थे। लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो कहाँ गए ये खबर किसी को भी नहीं थी। और उधर गुवाहाटी में फरवरी से ही अपनी बहन और भांजियों से बातचीत न हो पाने की वजह से बरदा शर्मा काफी परेशान थे। जब वो डुबरी में थे तब उनसे फोन पर कभी बातचीत हो जाती थी, लेकिन अब बंगला खाली करने के बाद उपेंद्र नाथ का भी कुछ अता पता नहीं था। वो हर कोशिश कर चुके थे। आखिरकार जून के महीने में वो डुबरी पहुंच जाते हैं, पर तब तक उस बंगले में एक नए सेशन जज NK चौधरी अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुके थे। कुछ पुराने नौकर उन्हें मिलते हैं पर उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता। इसी पूछताछ के दौरान बरदा शर्मा को जज उपेंद्र का एक पुराना अर्दली मिला। उससे उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। इस अर्दली का नाम जयप्रकाश था। ये सिलीगुड़ी आसाम का रहने वाला था। उसने बरदा शर्मा को बताया कि मई के महीने में वो अपने घर सिलीगुड़ी गया हुआ था, जहां अचानक एक दिन जज उपेंद्र नाथ उसके घर पहुंच गए थे। वो वहां 2-3 दिन रुके। जाते वक्त उन्होंने बताया कि वो सिलीगुड़ी के ही होटल सेवाय में ठहरने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जयप्रकाश से ये भी कहा कि वो ये बात किसी को भी ना बताएं। बरदा शर्मा जो कि गुवाहाटी में एक DIG पोस्ट पर थे, तो जैसे ही जज उपेंद्र नाथ के सिलीगुड़ी में होने की खबर मिली, उन्होंने सिलीगुड़ी की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और वो खुद भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। सिलीगुड़ी पुलिस को पता चला कि होटल सेवाय में जज उपेंद्र नाथ वहां के कमरा नंबर 3 में काफी दिनों से रुके हुए हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो जज उपेंद्र नाथ होटल में ही मिल गए। वहीं पुलिस के साथ अपने साले को देखकर वो घबरा गए। वहीं कमरे में उनसे पूछताछ शुरू हुई। उनकी फैमिली के बारे में जब पूछा गया तो वो काफी देर तक पुलिस को इधर उधर की कहानियां सुनाते रहे। अपनी फैमिली के कभी दिल्ली, कभी दार्जिलिंग, कभी कोकराझार, अलग अलग जगह का नाम लेकर कहते कि पूरी फैमिली वहाँ पर है। लेकिन काफी देर की क्वेश्चनिंग के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान लिख कर दूंगा, जिसके बाद उन्हें पेपर पेन दिया गया। तब जज उपेंद्र ने असमिया भाषा में अपना बयान लिखा कि 10 फरवरी की रात उनकी पत्नी बाथरूम में गिरकर जख्मी हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अभी वो पत्नी को संभाल ही रहे थे कि उनकी बड़ी बेटी निर्मला ये सब देखकर सदमे में चली गई। उसने उसी रात नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। जज साहब का कहना था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने दोनों की बॉडी को कार की डिक्की में डाला। बॉडी लेकर वो ब्रह्मपुत्र नदी तक गए और दोनों बॉडीज को नदी में फेंक दिया। फिर उनसे पूछा गया कि उनकी छोटी बेटियां कहाँ हैं। तब उपेंद्र नाथ ने कहा कि उनकी बेटियों को अपनी माँ और बहन की मौत की खबर नहीं थी। जब वो डुबरी पहुंची तब जज साहब उन दोनों को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लेके गए। वहां जाकर उन्हें बताया कि कैसे उनकी माँ और बहन की मौत हुई थी। इसे सुनकर वो दोनों अपने होश खो बैठी और दोनों ने ही ब्रह्मपुत्र नदी में ही कूदकर खुदकुशी कर ली। अब उनका ये बयान बहुत ही अजीब और यकीन से परे था, पर ये एक जज से जुड़ा मामला था, इसलिए पुलिस भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। पुलिस ने उपेंद्र नाथ से कहा कि आपको मजिस्ट्रेट के पास जाकर ये बयान देना होगा ताकि बाद में वो कहीं मुकर न जाए। उपेंद्र नाथ ने कहा कि ठीक है। वो कपड़े बदल ले, फिर उनके साथ चले गए। पुलिस ने उनकी बात मान ली। वो कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में चले गए। सब उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अंदर से कुछ आवाजें आने पर वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा गया। जब पुलिस अंदर घुसी तो वहां जज उपेंद्र फर्श पर लहूलुहान पड़े थे। उन्होंने खुद को चाकू मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 1-1.5 महीने तक उनका इलाज चलता रहा। इतने समय तक पुलिस उनके बयान के हिसाब से ब्रह्मपुत्र नदी में लाशों की तलाश करती रही, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब उपेंद्र नाथ ठीक हो गए तो 9 अगस्त 1970 को एक बार फिर उनसे पूछताछ शुरू की गई, लेकिन इस बार उन्होंने अपना पहला दिया हुआ बयान बदल दिया और कहा कि उनकी पत्नी और तीनों बेटियां जिंदा नहीं हैं। उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उपेंद्र नाथ ने ही चारों की हत्या की है। अब ये बयान भी पहले बयान की तरह ही बेहद चौंकाने वाला था। पहले बयान के हिसाब से तो उन्हें चारों लाशें मिली ही नहीं थी, इसीलिए पुलिस इस बार सब कुछ कंफर्म करना चाहती थी कि कहीं इस बार भी जज साहब कोई गलत बयान तो नहीं दे रहे हैं। इस बार सबसे पहले पुलिस ने लाशों के बारे में पूछा
कि अगर आपने कत्ल किया है तो सबूत के तौर पर लाशें कहाँ हैं। इस पर जज ने कहा कि वो लाशें डुबरी के उनके सरकारी बंगले में दफन हैं, जो बंगला उन्होंने 15 अप्रैल को छोड़ दिया था। इस वक्त उस बंगले में नए सेशन जज एन.के. चौधरी परिवार के साथ रह रहे थे, तो बंगले की तलाशी के लिए पहले ऑफिशियल परमिशन ली गई। फिर मजदूरों के साथ पुलिस बंगले में पहुंची, जहां जज उपेंद्र के बयान के हिसाब से 2 लाशें बाथरूम के पीछे के गड्ढे से और 2 लाशें किचन के पीछे बने हुए गड्ढे से मिली। शरीर पर बचे कपड़ों और उनके पहने हुई चूड़ी, बाली और अंगूठी जैसे जेवरों से बरदा शर्मा ने उनकी पहचान की। ये चारों लाशें जज उपेंद्र की पत्नी और उनकी तीनों बेटियों की ही थी। जज साहब के बयान से ये भी पता चला कि उनके एक अर्दली उमेश व्यास ने इन लाशों को दफनाने में उनकी मदद की थी। जज साहब के बंगला छोड़ने के 1 महीने बाद ही उमेश व्यास भी डुबरी से चला गया था। जल्दी ही पुलिस ने उसे भी ढूंढकर अरेस्ट कर लिया। अब ये खबर पूरे आसाम में आग की तरह फैली कि डुबरी के एक सरकारी बंगले से 4 लाशें बरामद हुई हैं और इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एक जज था, जिसने अपने ही परिवार के 4 लोगों की निर्ममता से हत्या कर डाली। यहाँ आसपास कई सरकारी बंगले थे, उनमें रहने वाले सभी इस खबर से दहशत में थे कि हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में एक जज के बंगले में एक भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसी वजह से उस बंगले में शिफ्ट हुए नए जज एन.के. चौधरी ने भी इस घटना के बाद ही वो बंगला छोड़ दिया और वो कहीं और शिफ्ट हो गए। वैसे भी ये बंगला अब क्राइम सीन था, जहां पुलिस वालों को लंबी छानबीन करनी थी। जज उपेंद्र से लगातार पूछताछ चल रही थी। वो ये तो कबूल कर रहे थे कि ये हत्याएं उन्होंने की हैं। उनके अर्दली उमेश व्यास का बयान भी दर्ज हो चुका था। उसका भी यही कहना था कि हत्याएं जज उपेंद्र नाथ ने की हैं। उमेश ने तो सिर्फ लाशों को दफनाने में उनकी मदद की थी। पहले 2 हत्याएं 10 फरवरी की रात की गईं और उसके बाद उनकी लाशें बाथरूम के पीछे गड्ढे में दफना दी गईं। बाकी दोनों बेटियों की हत्या 25 फरवरी की रात की गई और उनकी बॉडी किचन के पीछे वाले गड्ढे में दफना दी गई। जज साहब के कहने पर ही ये गड्ढे खोदे गए थे। इसका मतलब था कि वो ये सब पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे थे, पर ऐसा करने की वजह क्या थी ये बताने को वो कतई तैयार नहीं थे और उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने उनके कबूलनामे, उमेश व्यास के बयान और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। क्योंकि ये एक जज से जुड़ा हुआ मामला था, तो इस केस की सुनवाई के लिए एक स्पेशल जज को अपॉइंट किया गया। 13 नवंबर 1972 को इस केस का ट्रायल शुरू होना था। इतने समय से उपेंद्र नाथ डुबरी के जेल में ही थे, लेकिन ट्रायल डेट से ठीक 1 दिन पहले 12 नवंबर की रात को जेल में ही उपेंद्र नाथ ने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की। एक बार फिर उन्होंने खुद को जख्मी कर लिया। उन्हें फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट की सुनवाई कुछ समय के लिए टाल दी गई। इधर पुलिस के पास कातिल तो था, उसका कबूलनामा भी था, लेकिन मोटिव नहीं था। उपेंद्र नाथ इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। अब ये समझ से परे था कि उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा क्या हुआ कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी और 3 जवान बेटियों की हत्या कर दी। और ये सब करने के लिए उन्होंने रिटायरमेंट का इंतजार क्यों किया, जबकि इस वक्त उन्हें सुकून से फैमिली के साथ अपनी जिंदगी बितानी थी। वो 4 कत्ल करके पुलिस और दुनिया से छुपते फिर रहे थे। खुद जज होने के नाते क्या उन्हें अपना अंजाम नहीं पता था? उनके साले बरदा शर्मा हत्या की खबर से बुरी तरह से सदमे में थे। उन्हें किसी भी पारिवारिक झगड़े या विवाद की जानकारी नहीं थी। हॉस्पिटल से उपेंद्र नाथ के ठीक होने के बाद कोर्ट में उन पर ट्रायल केस शुरू किया गया। 27 जनवरी 1973 को ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जज उपेंद्र नाथ को 4 हत्याएं करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। जज साहब इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुँच गए। वहाँ 1 साल तक सुनवाई चलने के बाद मई 1974 में हाई कोर्ट ने भी जज उपेंद्र नाथ की फांसी की सजा को ही बरकरार रखा। इसके बाद उपेंद्र नाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फांसी की सजा से बचने के लिए अपील दायर कर दी, जहां 10-11 महीनों तक इस केस की सुनवाई चली। पर 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों निचली अदालतों के फैसले को ही सही माना और उपेंद्र नाथ की फांसी की सजा को ही कायम रखा। तीनों ही कोर्ट के जजेस ने अपने निर्णय में यही स्पेशल कमेंट किया कि उपेंद्र नाथ खुद एक जज थे
ये हत्याएं अचानक नहीं की गई थी, बल्कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया। कत्ल के बाद लाशों को छुपाने, सबूत मिटाने की कोशिश, ये सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया था। अब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे कानून के रक्षक से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसीलिए तीनों कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और उपेंद्र नाथ की फांसी की सजा को ही बरकरार रखा। अब जज उपेंद्र नाथ ने फांसी से बचने की आखिरी उम्मीद में राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज दी, पर उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भी तीनों कोर्ट के फैसले को ही सही माना और उपेंद्र नाथ की मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया। डेथ वारंट इशू किया गया और 14 फरवरी 1976 को, यानी इस घटना के 6 साल बाद, सुबह 6 बजे के करीब असम के जोरहट सेंट्रल जेल में जज उपेंद्र नाथ को फांसी दे दी गई। मरने से पहले उपेंद्र नाथ फांसी से बचने की तमाम कोशिशें करते रहे, पर इस दौरान उन्होंने कभी भी इन हत्याओं की वजह जाहिर नहीं की। पुलिस या पूछताछ हो या कोर्ट की लंबी सुनवाई, कभी भी जज उपेंद्र ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिर उन्होंने ये हत्याएं क्यों की। अगर वो इन हत्याओं का मकसद बताते तो शायद इस केस की तस्वीर कुछ और होती। हो सकता है कि वो कारण जानने के बाद उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता, पर ऐसा नहीं हुआ और ये राज वो अपने दिल में लिए ही फांसी पर चढ़ गए। आखिर ऐसा क्या राज था जिसे वो दुनिया के सामने आ जाने से डर रहे थे? ऐसा अक्सर इंसान परिवार की बदनामी के डर से करता है, पर यहाँ तो वो परिवार ही खत्म हो चुका था, तो जज साहब किसकी इज्जत बचाने के लिए ये राज छुपा रहे थे? आखिर उस परिवार में ऐसा क्या हुआ था कि पूरी फैमिली ही जिसकी भेंट चढ़ गई? इस घटना के बाद वो सरकारी बंगला सालों तक यूं ही खाली रहा। कोई भी उस बंगले में ठहरने को तैयार नहीं था। लोगों ने इसे भुतहा बंगला कहना शुरू कर दिया था। अभी कुछ सालों पहले उस बंगले को आखिरकार गिरा दिया गया और अब वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण किया जा चुका है। उपेंद्र नाथ राजखोवा की जिंदगी पर एक बायोपिक बनाने की घोषणा की गई है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी उपेंद्र नाथ का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। किसी जज द्वारा 4 कत्ल करना और फिर उस जज को फांसी दिए जाने की ये कहानी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अकेली ही है, जिसकी दूसरी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।